ब्रेक के बाद खुशामदीद। दुनिया स्पेशल में बात हो रही है ड्रोन हमलों के हवाले से, और पाकिस्तान को अगर ये ड्रोन हमले रोकने हैं तो किस तरह से रोके जाएं। और हसन अस्करी से बात हो रही थी। हसन अस्करी साहब, आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान अगर रोकना चाहे तो रोक सकता है, मगर इसके लिए पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी बारे में जरा आपसे बात करना चाहता हूं कि अब क्या समझते हैं, कितनी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है इन ड्रोन हमलों को रोकने के लिए? देखिए, इसमें एक तो पहला कदम जो ज़्यादा मौसर हो सकता है वो ये है कि अगर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ट्राइबल एरिया में जहां ड्रोन हमले होते हैं वहां अपनी मौसर अमलदारी कायम कर लें, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि ड्रोन हमले 95% उन इलाकों में होते हैं जिन पे पाकिस्तान हुकूमत का इफ़ेक्टिव मौसर कंट्रोल मौजूद नहीं है, जहां पे मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। तो एक तो ये है कि जितना जितना आप अपना कंट्रोल वहाँ उन इलाकों पे लाएंगे, क्योंकि बुनियादी शिकायत ये है कि इस इलाके के में जो एक्टिविटी है उसका असर अफगानिस्तान के ऊपर पड़ता है, अफगानिस्तान की सूरत हाल पे पड़ता है। दूसरा उसका तरीका ये है, वो आपकी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, और डिप्लोमेटिक चैनल्स पे जाने से पहले पाकिस्तान के हुक्काम को ये फैसला करना होगा कि वाकई वो नहीं चाहते। हमें नहीं मालूम कि वो वाकई नहीं चाहते, इसलिए कि बहुत से टेररिस्ट जो हलाक होते हैं या उनकी सिचुएशन डिस्टेबलाइज होती है, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी सर्व करती है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इसमें यह है कि बहुत से इनोसेंट लोग भी जा बहक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रेशर बिल्ड होता है। देखिए, एक और फैक्टर यह है कि पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि वो अपने ऑब्जर्वर्स को उन इलाकों में भेजे या पाकिस्तानी मीडिया को उन इलाकों में जाने के लिए बंदोबस्त करे जहां ये हमले होते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन नहीं आती, बल्कि मिलिटेंट जो इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं उसी की बुनियाद पे हम फैसले करते हैं। मगर हसन साहब, ये भी तो बात की जाती है ना, देखिए ये भी तो बात की जाती है कि पहले उन्हें इस हद तक आने की इजाजत दी गई। ड्रोन हमलों पर पहले जो मुशर्रफ दौर में पॉलिसी रही और जिस तरह से उस पॉलिसी पर अमल किया जाता रहा, अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तानी खुलकर एहतजाज करते भी हैं तो अमेरिका कहता है कि नहीं, ड्रोन हमले होने चाहिए। देखिए, वजह उसकी ये है कि पिछले 4 साल के अंदर असल जो सिचुएशन जो बिगड़नी शुरू होती है ट्राइबल एरिया के अंदर वो 2007 से है। 2007 से अगर आप देखें, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट एलिमेंट्स के क्लैशेस और पाकिस्तान के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग 2007 से आपको बढ़ती हुई नजर आती हैं, और इसलिए ये वाकयात बढ़े। और इस स्टेज पे चूंकि वहां पे एक्टिविटी ज्यादा है, उसकी वजह से ड्रोन हमले हो रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि इसके लिए अगर हुकूमत पाकिस्तान वाकई चाहती है तो उसको ये पोजीशन बड़ी वाज़े लेनी पड़ेगी और हुकूमत अमेरिका से, और उसके लिए जो रिलेशनशिप है कि क्या आप अपनी इक्तसादी सूरत हाल को रखते हुए एक रिलेशनशिप को रीडिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा क्या आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप ट्राइबल एरिया पे कंट्रोल करें। देखिए, 2009 से अगरचे पाकिस्तान की जो आर्मी है वो 2003 में ट्राइबल एरिया में एक्शन के लिए एंटर हुई थी, और 2009 से एक मुसलसल एक्टिविटी चल रही है। पहले सवात में थी, फिर ट्राइबल एरिया में हुई। तो इसके बावजूद हम देखते हैं कि साउथ वजीरिस्तान के अलावा बाकी कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिस पे मुकम्मल कंट्रोल हुकूमती अदारों का हो। और ये गौर करने वाली बात है कि जरूर सूरत हाल वहां खतरनाक है कि इतनी एफर्ट के बाद चले इमदाद की बात तो ठीक है, मगर हमें भी तो अपना मुल्की मफाद अजीज रखना है ना। इमदाद तो ठीक है हम लेते हैं और उसी की बुनियाद पर जंग भी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े हैं, पाकिस्तान को इमदाद की जरूरत भी है, मगर मुल्की मफाद कहां गया? देखिए, यही तो असल मसला है कि आपके मुल्क का मफाद क्या है। इस पे अगर आप यूनानिमिटी डेवलप कर लें और ये डिफाइन कर लें कि आपका मुल्की मफाद क्या है, क्या आपका मुल्की मफाद ये है कि आपके मुल्क में ऐसी तंजीमें मौजूद हों जो कि हुकूमत की बालादस्ती को चैलेंज करें, ऐसे इलाके हों जहां हुकूमत की कोई अमल दखल ना हो। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें, पाकिस्तान में जो है कदरे अमन आ जाएगा। अब ये जो CIA के जो एजेंट पाकिस्तान में मौजूद हैं, ऐसे अफराद जो कि हो सकता है अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं, उनकी बेदखली के हवाले से भी बातचीत और ISI की जानिब से मुतालबा किया गया। ये जो मुतालबा है इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ऐसा करना वाकई मुमकिन होगा, और खासकर मौजूदा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के तनाजुर में अगर हम देखें? मेरा ख्याल है कि इस पे पाकिस्तान की हुकूमत ने सही अब स्टैंड लिया है कि वो उन्होंने ये कहा है, आपके जो ISI चीफ के नेगोशिएशन वाशिंगटन में हुए हैं उनमें भी ये बात कही गई है कि ये जो इतने ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे हैं और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं,
ان کو وڈرا کیا جائے یا ان کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ بتایا جائے. جہاں تک وڈرال کا تعلق ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگلے 6 ماہ میں یہ بڑی حد تک وڈرا ہو جائیں گے. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہوں گے، اور جب ویزے ایکسپائر ہوں تو آپ ان کے ویزے دوبارہ جاری نہ کریں، ان کو ملک چھوڑنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ جب آئی ایس آئی ٹیک اپ کرتی ہے CIA کے ذریعے، تو میرا خیال یہ ہے کہ آئی ایس آئی کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی، اور یہ ایک جائز مطالبہ ہے، کیونکہ اس قسم کے عناصر کو آپ ایک اٹونومس حیثیت میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. ماضی میں ہم نے 2001 کے بعد دیکھا تھا کہ یہاں پہ جوائنٹ آپریشنز ہوئے، CIA، FBI اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پاکستان کی سرزمین میں جوائنٹ آپریشن کیے تھے، سنگل آپریشن کوئی نہیں تھے. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ 2010 میں جو حکومت پاکستان نے، ہماری سول حکومت نے آئی ایس آئی کی ریکمنڈیشن کے بغیر جو ویزے ایشو کیے، اس میں یہ سیکیورٹی پرسنل آئے. اور اب میرا خیال ہے کہ ریمنڈ ڈیوس والے قصے کی وجہ سے پاکستان کی سچویشن اس قسم کی ہے کہ پاکستان نے اس سٹینڈ کے علاوہ اور کوئی سٹینڈ لے نہیں سکتے تھے، اور یہ جائز مطالبہ ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ ان لوگوں کو اگلے 6 ماہ میں گریجولی وڈرا کرے. حسن رزقی صاحب میرے ساتھ رہے گا. امریکہ کہ پاکستان پر ڈرون حملے، اور ان ڈرون حملوں کے بعد اب صورتحال کیا بننے جا رہی ہے؟ فوجی قیادت اور خاص کر ISI اور CIA کے تعلقات کے حوالے سے تو ہم نے بات کی، مگر پاکستان کی سیاسی قیادت اس پر کیا کہتی ہے، یہ بھی بہت اہم سوال ہے. اور پاکستان کی سیاسی قیادت کی پالیسی کیا وہی رہے گی جو پہلے تھی، یا اب کچھ بدلاؤ ہونے والا ہے؟ دنیا اسپیشل میں اسی بارے میں بات ہوگی اس بریک کے بعد.